आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी अदर जहाँ पे आपने काम किया जो हिमाचल पब्लिक है वो इस तरह की है क्योंकि आप यहीं से लोकल हैं बिल्कुल। तो इनको ये चीज़ मिलनी चाहिए। आईसीयू क्या होता है, क्या अंदर का माहौल होता है, किस तरह का होता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है किसी का भी, है ना? तो उसका कि किसी को पता ही नहीं होता है कि क्या करना है। तो क्या प्रोसेस बिना पूछे दवाई खा लेते हैं। वो कितना सही होता है? वो चीज़ आती है कि अल्कोहल और स्मोकर्स होते हैं, केयर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आपने जब इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया तो क्या लगा आपको कि कौन-कौन सी डिज़ीज़ यहाँ पे हैं जिनको सेव किया जा सकता है, बचा जा सकता है? हॉस्पिटल का, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करते हैं तो बहुत महँगा होगा। देखिए सर, हर एक सेटअप की हमेशा एक कॉस्ट रहती है, एक सर्विसेज की भी कॉस्ट रहती है। मतलब मान लीजिए तो कोई मेट्रो में है या बाहर सिटी में किसी लुधियाना में, जलंधर में, ऑपरेशन उसमें वहाँ भी कराना हाँ जी, है ना? तो क्यों ना मैं हिमाचल में कराऊँ, सेफ जगह में कराऊँ। सर मेडिकल लाइन में तो बहुत सारे मिथ हैं। जानबूझ के सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बताई जाती है कि अभी आप ऑपरेशन करवा लीजिए, नहीं तो कल तक पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कहीं भी। आपको कोविड एक पैंडेमिक था जो कि हमारी जनरेशन ने फेस किया है, और इसमें लोगों को पता लगा कि कुछ बीमारियां जो हैं वो इस तरीके से भी फैल सकती हैं कि वो पूरे विश्व भर में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विकास शर्मा। आज हम एक अलग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि कैसे जॉब से शिफ्ट करके सर ने एक बिजनेस की तरफ रुख किया। और बहुत से हिमाचल में हम देखते हैं कि बहुत से लोग जर्नी जो होती है वो जॉब की तरफ होती है, बिजनेस की तरफ लोग कम जाते हैं। और खास बात यह है कि सर प्रोफेशन बाय प्रोफेशन डॉक्टर है और इन्होंने अपना एक बहुत बढ़िया शाहपुर में हॉस्पिटल स्टैब्लिश किया है। तो हमारे आप आज के जो गेस्ट हैं जो डॉक्टर विपिन हीरा जी हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार सुनीता। सर हम जर्नी स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आपने प्रोफेशन चूज किया, डॉक्टर ही बनना है या पेरेंट्स का प्रेशर था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, सब कुछ? मैं सर डॉक्टर विपिन हीरा, डायरेक्टर पल्स मेडिसिटी हॉस्पिटल शाहपुर से। हमारी मेरी जर्नी की शुरुआत ऐसा है कि फैमिली में मेरे फादर साहब डॉक्टर हैं, तो फिर एक शुरू से ही घर में माहौल था कि बेटा भी डॉक्टर ही बनेगा। तो हमें भी कोई ऐसा कुछ था नहीं, थोड़ा मेडिकल लाइन चूज करी हमने, और फिर उसमें यही था कि आगे जो रूटीन टाइम पे पीएमडी क्लियर करो, डॉक्टर बनो। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, बट और किसी लाइन में मेरा इंक्लिनेशन या इंटरेस्ट भी नहीं हो पाया किसी नॉन मेडिकल फील्ड में। तो वही बस घर में एक डॉक्टर वाला माहौल होने के कारण ही मैंने ये लाइन चूज करी। और इसी में फिर जब मुझे लगा कि मैं थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ, एक्सेल कर रहा हूँ, तो इसी लाइन को मैंने आगे के लिए भी परस्यू किया। तो बस एक बार शुरुआत करी और आगे बस कंटिन्यूटी बनती गई और सफर आगे से आगे बढ़ता गया। सर आपकी स्पेशलाइजेशन है वो किस चीज़ में है और कहाँ सीखी आपने? मैं सर, मेरी अंडर ग्रेजुएशन जो है एमबीबीएस, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर से है। और उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन जो एनएससीजे में किया, वो भी मैंने अमृतसर मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन जो है मेरी डीएनपी की, वो मैंने बेंगलोर से करी थी। मेरी जो फेलोशिप है क्लिनिकल की, वो भी मैंने बेंगलोर अपोलो से करी है। और इसके अलावा फिर मैंने काफ़ी सर्टिफिकेट कोर्सेज और ऑनलाइन फेलोशिप्स एंड ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी मल्टीपल जगह से ली। और मल्टीपल लोकेशंस पे हर डिफरेंट डिफरेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर काफ़ी पिछले 6-7 साल से हम हिमाचल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर कभी लगा नहीं आपको कि क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि फॉरेन अब्रॉड में जाना सेटल करने चाहते हैं या फिर तो आपका लगा नहीं कभी कि बाहर जाना चाहिए या वहाँ पे कुछ, क्योंकि कई बार होता है कि हमें फाइनेंसेस अच्छे होते हैं वहाँ पे, तो लगा नहीं कभी आपको? बिल्कुल, जब कोविड का फर्स्ट टाइम जब वेव आई थी, तब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी और तब काफ़ी रिक्वायरमेंट भी थी डॉक्टर्स की। तब एक्चुअली जो एक हमारी ब्रांच है क्रिटिकल केयर की, एनेस्थीसिया की, वो फर्स्ट टाइम कोविड टाइम पे ही रिकॉग्नाइज हुई थी। तब उस टाइम लोगों को वैल्यू पता लगी थी कि कौन से पेशेंट जो होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, और कौन से पेशेंट को जो है कि बहुत तरह की क्रिटिकल केयर की जरूरत होती है उस सिचुएशन में। वो कोविड टाइम में हुआ, तो तब कुछ चांसेस बने थे कि फॉरेन जाने के। लेकिन फिर लगा कि अगर हमने सारा कुछ अपने इंडिया में किया है, तो क्यों ना यहाँ के लोगों की सेवा की जाए और यहीं पे ही लोगों को जो भी हेल्प हो सकती है हमारे एंड से। तो फिर ऐसा कुछ बना ही नहीं, और फिर एक बार दिल लगे यहीं पे, तो फिर यहीं सेटल होने का सोचा। सर जैसे जॉब में थे आप तो आपको कब लगा कि मुझे अब अपना बिजनेस की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, सर क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ बचपन से कुछ ऐसा नहीं था, ना ही कोई माइंड में ऐसा था। पर धीरे धीरे जब आप मल्टीपल जगह पे काम करते हैं, तो एक स्टेज आती है जब आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो है कि आपको कुछ अपने हिसाब से करनी चाहिए। ये एक स्टेज पे आप कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई मैनेजमेंट का बोझ हो या आपके ऊपर कोई
ट्रीटमेंट के लिए कुछ ऐसा प्रेशर हो या आपके लिए कोई आप जो एथिकल प्रैक्टिस है वो आपको अपने हिसाब से कर सकें, तो वो आप जो फुल फ्रीडम है वो आपको अपने सेंटर में मिल सकती है। क्योंकि कई हॉस्पिटल्स हैं जो कॉर्पोरेट होते हैं या नॉन मेडिकल पीपल रन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल ऑब्लिगेशन होती हैं आपकी। लेकिन जब एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल को रन करता है जो कि काफी इस पूरे प्रोसेस से होके निकला होता है, तो वो उसका मन होता है कि एक अपने हिसाब से पॉलिसी बनाए, एसओपीज बनाए, उसके हिसाब से जो एक एक्चुअल जेन्युइन और एथिकल ट्रीटमेंट है वो लोगों को दे सके। तो वही सोचते सोचते हमने बस इस सेटअप की शुरुआत कर दी। सर शुरुआत में एक दौर आता है जब हमें टीम नहीं मिल पाती उस तरह की, हाँ। तो वो कभी आपके साथ क्या है कोई कि उस तरह के डॉक्टर्स नहीं मिल पाते, उस तरह के स्टाफ नहीं मिल पाता, कभी ऐसा हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी शॉर्टकमिंग आती हैं, लेकिन गॉड ग्रेस या कहें या जैसे कुछ लक कह लें इसको या कुछ हमारे एफर्ट्स कह लें, मतलब हमने जब से भी जर्नी स्टार्ट करी है हमने काफी अच्छे रिलेशंस बनाए हैं लोगों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ। तो जब हमने इस सेटअप की शुरुआत करी, हमने अपने कोलीग से डिस्कस किया, अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, तो सबने हमें अच्छा सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे लोगों ने खुद ही जुड़ना शुरू कर दिया हमसे, और कुछ को हमने फिर जिनको हम पुराना जानते थे, जिनका हमने काम देखा हुआ था, तो वो लोगों को हमने अपने साथ जोड़ना शुरू किया। फिर जैसे आप शुरुआत करते हैं, आप एक सफर की तरफ बढ़ जाते हैं, तो धीरे धीरे लोग अपने आप आपके साथ उस जर्नी में ज्वाइन करना हो जाते हैं। बाकी मुश्किलें हर कुछ भी आप नया करें उसमें आती आती हैं, बट धीरे धीरे जब आपका एक फोकस क्लियर हो, आपके गोल क्लियर हो, तो आप उन सबसे पार कर जाते हैं धीरे धीरे। तो घर वालों का क्या एक माइंडसेट था कि मतलब बिजनेस से जब आपने बताया कि मैं हॉस्पिटल तब क्या देखिए, पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव होते हैं हर किसी के, वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो आगे ग्रो करें। तो जब से मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी तब से कभी ऐसा नहीं रहा कि घर वालों ने कोई प्रेशर किया हो कि आप ये करिए वो करिए, उनकी तरफ से हमेशा सपोर्ट ही रहा। क्योंकि जब आप एक एज लेवल पे पहुंच जाते हैं, मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो वो आपको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना होता है, और उसके बाद जो पेरेंट्स का यही होता है कि वो आपको सपोर्ट करें आपके डिसीजन को, चाहे वो डिसीजन सही हो चाहे वो गलत हो, लेकिन पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि आपको एक टाइम पे जो गलती है वो आपने खुद करी होगी तो आप उसका ब्लेम खुद लेंगे, कुछ अच्छा होगा तो उसका एप्रिसिएशन भी आप लेंगे, लेकिन पेरेंट्स की, सीनियर्स की, कोलीग्स की, सबकी सपोर्ट होनी बहुत जरूरी होती है। तो कुछ ऐसा एंटी प्रेशर कभी नहीं रहा हमारे ऊपर। जो भी है हमने अपना सेल्फ बिलीफ और सेल्फ डिसीजन पे हमने ये शुरुआत करी है। जैसे सर मैम भी गायनी के हैं, है ना, तो वो कितना इजी रहा आपके लिए कि मतलब एक हस्बैंड वाइफ जब दोनों ही डॉक्टर होते हैं तो कितना बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक्चुअली कंपेटेबिलिटी का होता है, क्योंकि जब आप एक मेडिकल लाइन से जुड़े हैं तो घर में भी आपका वो माहौल रहता है, तो आपको एक डिस्कस करने के लिए टॉपिक्स मिल जाते हैं, आपको एक कोई बैरियर्स नहीं होते, कुछ ऐसा नहीं होता कि कुछ आपको चीज जिसकी नॉलेज नहीं है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सेम लाइन से होने से, सेम सर्जिकल लाइन के होने से ये फायदा ये हो जाता है कि हम घर में आके भी हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, मेडिकल लाइन के भी, नॉन मेडिकल लाइन के भी, तो हमारे जो एक जोक्स होते हैं वो भी एक हम उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उससे एक ट्यूनिंग अच्छी बन पाती है। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर्स के लिए एक डॉक्टर को समझना काफी आसान रहता है, और बिकॉज हमारा एक्सपोजर जो है अदर फील्ड में कम होता है, तो मैडम का तो काफी सपोर्ट रहा है मेरे को सारे इस जर्नी में। तो हमने जो भी डिसीजन लिए हैं वो मैम के साथ डिस्कस करके ही किए हैं। तो मैम भी काफी टाइम से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, पिछले 6-7 साल से कांगड़ा धर्मशाला एरिया में। तो उनके भी काफी अच्छे पेशेंट्स थे, क्लाइंट्स थे, फॉलोअर्स थे, तो सभी ने सपोर्ट किया हमें कि आप इसकी शुरुआत करिए, और अभी तक काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है पब्लिक का। आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी अदर जहाँ पे आपने काम किया, तो क्या लगा आपको कि यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स ना आए? सर, मल्टीपल लेवल पे प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम ना कहीं इश्यूज होते हैं, Issues। प्रॉब्लम्स तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो भी कुछ एक सेटअप होता है जिसमें कुछ पिटफॉल्स होते हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं, कुछ एक मैन पावर की कमी होती है, कुछ मशीन्स की कमी होती है, कुछ एक सिस्टम की कमी होती है। तो कुछ वो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हैं जो कि आप चाहते हैं कि वो आपके हिसाब से नहीं हो आपके इसमें पाए। आपको लगा कि यार मैं ये चीज ना पब्लिक को अच्छे से दूंगा यार कि हाँ जी, हाँ जो हिमाचली पब्लिक है वो इस तरह की है क्योंकि आप यहीं से लोकल हैं, बिल्कुल तो इनको ये चीज मिलनी चाहिए यार। बिल्कुल ये कई बार कॉस्टिंग के हॉस्पिटल में कॉस्टिंग बड़ी ज्यादा होती है लेकिन उस तरह की फैसिलिटी नहीं होती, कई बार मशीन्स नहीं होती, कई बार डॉक्टर्स तरह की। तो आपने आपको क्या लगा मतलब उसमें? नहीं सर, ये मतलब ऐसा होता है, कुछ हॉस्पिटल सिंगल स्पेशलिटी के होते हैं, उसको वहां पे किसी और चीज की जरूरत हो, जैसे कि अल्ट्रासाउंड ही करवाने जाना है तो जी बोलते हैं आप दूसरे हॉस्पिटल में जाइए, जी या किसी और डॉक्टर से फिजिशियन की कंसल्टेशन लेनी है तो आप उस डॉक्टर से जाके कंसल्टेशन लीजिए। आपको कोई सर्जिकल का इशू है तो आप उस जगह पे जाइए। तो पेशेंट क्या चाहता है आजकल, एक अंडर वन रूफ वो सारी स्पेशलिटीज चाहता है, वो ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहता। और सेकेंड ये होता है कि कोलीग का आपस में रिलेशंस कैसा है, तो हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं हम काफी अच्छे से हमारी
अच्छी ट्यूनिंग है, आपस में हम केस डिस्कस करते हैं। तो कुछ जगह पे आप ये चीज़ें वो नहीं हो पाती हैं ड्यू टू मैनी इश्यूज, जो कि मैं सब कोई फेस करता है जो भी किसी भी टीम में काम कर रहे होते हैं। तो हमें लगा था कि हम एक अच्छी टीम बनाएं जिसमें हम अच्छे डॉक्टर जोड़ें, अच्छे पैरामेडिकल स्टाफ जोड़ें, ताकि पेशेंट को जो है वो अच्छी केयर मिल सके, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल है हम वो दे सकें, जो भी बेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो हम लोगों को प्रोवाइड कर सकें। और बाकी जो हमारा पल्स मेडिसिटी हॉस्पिटल है, इसका एक मोटो हमने रखा था कि एक्सीलेंट सर्विस एट अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो उसी मोटो के साथ अभी तक हम जब से हमने शुरुआत करी है, हम इसी मोटो से अभी तक इस जर्नी को आगे लेके जा रहे हैं। सर ज्यादातर आपके आईसीयू में रहता है, तो अब क्या चीज होता है, मतलब आईसीयू क्या समझता है आम इंसान जो भी हमने देखा है, तो आईसीयू क्या होता है, क्या अंदर का माहौल होता है, किस तरह का होता है, मतलब अदर हाँ जी। उससे नहीं, क्या सब डिफरेंस देखिए आम लोगों के लिए एक आईसीयू एक मिथ की तरह होता है कि अगर पेशेंट आईसीयू में चला गया तो वो पता नहीं क्या हो गया, है? या पता नहीं वो वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, पता नहीं ये डॉक्टर्स इसको बिना किसी बात के वहां पे रख रखेंगे या बहुत बिल कितना ज्यादा पड़ जाएगा। तो ऑब्वियसली कॉमन मैन लेमैन के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, लेकिन इसमें एक काउंसलिंग करना, एक उनके साथ हर चीज की ब्रीफिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, जो भी वो वर्नैकुलर उनकी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, हम उनको उसी हिसाब से गाइड करते हैं। बाकी आईसीयू एक इंटेंसिव केयर यूनिट होता है जहाँ पे आपकी जो मॉनिटरिंग है, जो आपकी पेशेंट की देखभाल है, वो काफी बारीक तरीके से की जाती है, जिसमें कि हर टाइम आपके ऊपर नजर रहती है। हर टाइम आपके वाइटल्स जो हैं, जो आपकी मॉनिटर अटैच होते हैं, आपको आपको कुछ किसी भी तरह का पल पल के लिए आपके लिए स्टाफ डेडिकेटेड होता है, डॉक्टर्स की टीम हमेशा मौजूद होती है। तो इंटेंसिव केयर का मतलब है कि वहाँ पे सारे गैजेट्स जो एडवांस लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ अवेलेबल होते हैं। इन केस ऑफ अर्जेंसी या इमरजेंसी में हम उनको यूज कर सकते हैं वहाँ पे। तो आईसीयू में एक ऐसा है कि अगर किसी पेशेंट को किसी भी तरह की इमरजेंसी में कोई जरूरत है, तो हम हमारे पास वो सब सुविधा उसमें मौजूद होती है। और वो काफ़ी हाइजीन, नीट, क्लीन, स्टराइल एरिया होता है, ताकि और वहाँ पे इन्फेक्शन रेट्स काफ़ी कम होते हैं। और पेशेंट की जो केयर है, जो कि एक प्राइवेट रूम में और एक जनरल वार्ड में नहीं हो सकती, वो आईसीयू में अच्छे तरीके से दी जाती है। सर एक और चीज आती है उसके बाद कि वेंटिलेटर जैसे हो गया है ना, या फिर आईसीयू जैसे एक्सीडेंट हो गया है, तो एक्सीडेंट के बाद क्या प्रोसेस रहता है उस चीज का? सर एक्सीडेंट जैसे हमारा हमारे जैसे आपने अभी आप बात की कि हाँ जी। रोड एक्सीडेंट हो जाता है किसी का भी, है ना, हम्म। तो उसका कि किसी को पता ही नहीं होता कि क्या करना है बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो क्या प्रोसेस रहता है उसका, थोड़ा सा मुझे बताइए। हाँ देखिए सर, जैसे हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल रोड साइड है, तो जी। हमारे पास काफ़ी केसेस रोड साइड ट्रॉमा के आते रहते हैं, एक्सीडेंट केसेस हमारे पास आते रहते हैं। बेसिकली इनमें क्या होता है कि पेशेंट को कुछ कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो उसको कुछ हेड इंजरी हो गई, या उसको कहीं से फ्रैक्चर हो गया, तो ब्लड लॉस होने लग पड़ा होता है। तो पेशेंट हमारे पास उस सिचुएशन में आते हैं, शॉक की कंडीशन होती है कि उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी फॉल हो चुका होता है, ब्लड काफ़ी कम हो चुकी होती है। तो इन मोमेंट्स में हमें इमरजेंसी में काफ़ी आईसीयू केयर की ज़रूरत होती है, कि पेशेंट को इमीडिएटली हम उसका जो है, उसकी सर्कुलेशन अगर बंद हो चुकी है, अगर वो कार्डियक अरेस्ट में आए, हम उसको स्टार्ट कर सकें, हम उसका जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन कर सकें, और उसको किसी तरह की ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, उसको आईवी फ्लूइड्स की ज़रूरत है, किसी भी तरह का उसको इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो वो हम उसको इमीडिएटली प्रोवाइड करके, उसको ब्लड की ज़रूरत है तो वो हम फटाफट क्रॉस मैच करके वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। उसको कोई अर्जेंट अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, सीटी स्कैन की ज़रूरत है, तो वो हम करके जो भी उसका फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन होता है, वो हम उसको इमीडिएटली हम जो है अपने हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें बेसिकली गोल्डन आवर होता है कि फर्स्ट 60 मिनट्स में आपको किसी भी तरह के, अगर स्ट्रोक का हुआ है, आपको ट्रॉमा हुआ है, आपको इमरजेंसी है, तो पहले 60 मिनट जो होते हैं वो लाइफ सेविंग होते हैं। उसमें अगर पेशेंट हमारे तक पहुंच जाए तो काफी चांसेस होते हैं कि हम उसको रिकवरी कर सकते हैं। उसके बाद धीरे 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 उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। जैसे आपने बताया कि 60 मिनट आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वहां पे अगर पेशेंट आपके पास पहुंच जाता है, तो जो लोग घर पे हैं कुछ हो जाता है, इंसिडेंट होता है, तो वो जल्दी से क्या करें उस टाइम, मतलब पेशेंट दिखता है कुछ होता है, मान लीजिए गिर गया कुछ हो गया, तो वो वहां पे कैसे सेफली आप तक पहुंचा दें? बिल्कुल सर, ऐसा है कि कई पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है, मतलब कि या कार्डियक अरेस्ट हो जाता है घर में, या उनको सीजर आ जाते हैं, या कुछ गलती से वो खा लेते हैं और वो सांस की नाली में चला जाता है। तो ऐसे मल्टीपल इश्यूज होते हैं जो कि बच्चों से लेके बड़ों तक हर तरह के इसमें आ सकते हैं। कोई छत से गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ मल्टीपल इश्यूज जो कि रोड साइड भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं, कोई भी तरह के हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो जितनी जल्दी वो पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा, डॉक्टर उसको फटाफट अगर ऑब्जर्व कर लेगा, तो वो हम उसका उसकी बीमारी का उसी हिसाब से इलाज कर सकते हैं। बाकी हमारे हॉस्पिटल में ऐसा है कि
हमारे पास 2 एम्बुलेंसेज हैं। अगर कोई नियर बाय एरिया के किसी के पेशेंट को ज़रूरत होती है तो हम अपनी इमरजेंसी मेडिकल टीम जो है एम्बुलेंस के साथ भेजते हैं। वो फटाफट वहीं पे ही उस पेशेंट को असेस करके उसको अगर ज़रूरत होती है हॉस्पिटल शिफ्ट करने की तो हम अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट करके और उसका जो फर्दर ट्रीटमेंट होता है हम यहाँ पे करते हैं। सर एक और वर्ड है जैसे क्रॉनिक केयर पेन होती है, तो वो क्या होती है, किस तरह का होता है? सर पेन पेन एक बेसिकली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पेन की थ्योरी की पेन जो है कि मल्टीपल लेवल्स पे पेन परसेप्शन से शुरू होके इसका कि ये सेंसेस कहाँ से हो रही हैं, ये जनरेट कहाँ से होती है, ब्रेन इसको सेंस करता है, कुछ इन्फ्लेमेशन होती है। तो पेन, क्रॉनिक पेन, जो भी पेन पिछले 3 महीने से आपको लगातार है या बार बार एक जगह पे आ रही है उसको हम क्रॉनिक पेन का नाम देते हैं। तो इसकी मॉड्यूलेशन या इसकी जो अल्टरेशन है या इसका जो स्टॉपेज है हम मल्टीपल लेवल पे कर सकते हैं, जिसमें कि ट्रीटमेंट मेडिसिन से लेके उसके नर्व ब्लॉक से लेके उसके आर्टिकुलर इंजेक्शन से लेके मल्टीपल लेवल पे हम कर सकते हैं, मेडिसिन से कर सकते हैं, ओपियोइड से कर सकते हैं। तो पेन को पेशेंट को पहले आना पड़ेगा, उसको असेस करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो पेन किस तरह की है। उसी हिसाब से हमारे यहाँ आता नहीं मोडालिटी मौजूद है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन लगवाने होते हैं या कोई सीएम गाइडेड इंजेक्शन लगाने होते हैं जो कि हाईटेक मशीन होती हैं, वो यहाँ अवेलेबल हैं। तो किसी भी पेशेंट को अगर पेन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई कैंसर पेन है, कोई लॉन्ग क्रॉनिक पेन है, नी की पेन है, सर्वाइकल की पेन है, लो बैक एक पेन है, तो वो पेशेंट हमारे पास आ सकते हैं। हम उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करके उनके लिए जो भी प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट होगा हम वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। सर पेन की आपने बात की, जो कई बार होता है कि हम अपने डॉक्टर को बिना पूछे दवाई खा लेते हैं, हाँ। वो कितना सही होता है आपको लगता है? सर देखिए इंडिया में अभी भी ये पेन किलर्स मेडिकल स्टोर से लेके या खुद से सर्च करके लेने का रिवाज है। हर पेन किलर का एक डोज जो होता है वो कि सेम डोज निर्धारित होता है जो कि लोगों को पता नहीं होता। वो जब उसकी ओवरडोजिंग कर लेते हैं तो उनको बेसिकली किडनी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, स्वेलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं बॉडी में। या कोई पेन किलर को सूट नहीं करते तो एनाफाइलैक्सिस जिससे कि ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। और कुछ ड्रग्स वो कॉम्बिनेशन में नहीं लेनी होती तो वो ये किसी आज लेमैन को या किसी स्टोर वाले को नहीं पता होते हैं। तो बेसिकली अगर एक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा तो उसने जो अपनी स्टडी करी है, अपनी जो इस चीज़ के बारे में महारत हासिल करी होती है, वो सारा कुछ आपकी बीमारी की जांच करके ही आपको मेडिसिन देते हैं, ना कि ये किसी की प्रिस्क्रिप्शन को याद करके और फिर वही रिपीट करने के बाद हम वैसा कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर कोई चाहता है कि सही तरीके से इलाज हो तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करे। डॉक्टर उसकी सारी बीमारी का जांच करके मुआयना करके जो उसके लिए बेस्ट थेरेपी होती है वही प्रिस्क्राइब। सर लॉन्ग टर्म खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं? मतलब कई होता है कंटिन्यू खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, लॉन्ग टर्म खाने का बिल्कुल किडनी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये सारी जो मेडिसिन है इनकी जो एक्सक्रीशन है बॉडी से वो किडनीज के थ्रू या लीवर के थ्रू या और किसी रूट के थ्रू होती हैं। तो जो भी मेडिसिन के बाई प्रोडक्ट्स हैं वो इन्हीं के थ्रू होके जाने होते हैं। तो उसकी एक सेफ डोज तक ही वो बॉडी उसको एक्सक्रीट कर सकती है। इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो हमारे किडनी फेलियर के चांसेस होना, लिवर फेलियर के चांसेस होना, ये बॉडी में और मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन आना ये पॉसिबल होती हैं। तो बेटर यही है कि किसी को भी अगर ज़रूरत है तो वो डॉक्टर से सलाह लेके ही मेडिसिन लें। सर एक और चीज़ आती है, मान लो कि मैंने सवेरे और शाम को 2 डॉक्टर ने बोली थी, हाँ जी। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने मतलब दोनों डोज़ एक साथ खा ली, तो ऐसा कुछ? सर ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि हमारे में बॉडी में कोई इन्फेक्शन है और हमें डॉक्टर ने वो दवाई दी है दिन में 3 टाइम खाने के लिए और हम सोचेंगे 3 इकट्ठी गोली खा हाँ लेते जी। हैं। तो वो एक सेफ डोज, एक टॉक्सिक डोज का भी कंसेप्ट होता है। एक बॉडी में एक उसका एक प्लाज्मा लेवल मेंटेन रहना बड़ा जरूरी है। तो वो एक सेफ लिमिट तभी होती है कि हम उसकी टोटल डे 24 आवर्स की कैलकुलेट करके ही उसको डिवाइडेड डोज में देते हैं कि ब्लड में उसका एक सेफ लेवल हमेशा बना रहे। क्योंकि हर ड्रग की एक सिंपल लैंग्वेज बोलें कि एक लाइफ होती है, हाफ लाइफ बोलते हैं उसको अपनी मेडिकल टर्म में, कि वो कुछ टाइम के बाद 6 घंटे में उसका पीक इफेक्ट आएगा, 12 घंटे बाद वो बॉडी से निकल जाएगी। तो अगर किसी ड्रग से किसी बीमारी से हमें फाइट करना है तो हमें 24 घंटे उस ड्रग का एक लेवल मेंटेन करना बड़ा जरूरी है, जो कि तभी हो पाएगा अगर हम उसको एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन पे लेंगे। इकट्ठा लेने से उसका नुकसान ज्यादा होगा ना कि टाइम पे। सर एक और चीज़ आती है कि अल्कोहल और स्मोकर्स होते हैं, हाँ, तो उनका मतलब ऑपरेशन करने में या केयर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि? बिल्कुल 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 सर। देखिए अल्कोहल के सर बहुत से इमीडिएट और लॉन्ग टर्म में इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के ऊपर। तो इसकी एक लोग कितने टाइम से ले रहे हैं उसके कारण उसके लीवर फंक्शन टेस्ट जो कितने डिरेंज हो चुके हैं। क्योंकि अल्कोहल जो है एक सेफ लिमिट तक ही बॉडी अब्सॉर्ब कर सकती है, उसके बाद जो है वो उसको
पेशेंट्स को फैट लीवर क्या पे फैट बनना शुरू हो जाएगा, जिससे लीवर अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो लीवर के मल्टीपल बॉडी में रोल्स हैं, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी पेट में पानी भरना, लीवर फेलियर में जाना, पीलिया होना, मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। स्मोकिंग का भी सेम है कि स्मोकिंग के भी बहुत इमीडिएट इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। तो पेशेंट को ओल्ड एज में जाके सांस लेने में दिक्कत होना, मशीन की ज़रूरत पड़ना, फेफड़ों में पानी भर जाना और इमीडिएटली उनका बीपी बढ़ा रहना, चिड़चिड़ापन रहना। तो मल्टीपल हर चीज़ की ये जो भी अब्यूज ड्रग्स हैं हमारी, इनकी बहुत इमीडिएट और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होती हैं। तो पेशेंट जब ऐसे पेशेंट हमारे पास सर्जरी के लिए आते हैं तो उनको ऑप्टिमाइज करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उनको सर्जरी एक करने के लिए पेशेंट फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी फिटनेस के लिए काफ़ी इश्यूज आते हैं। हमें पेशेंट को बोलना कि ये चीज़ को 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 6 महीने के लिए आपको रोकना पड़ेगा। तो जो एडिक्टेड पेशेंट होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती है इस चीज़ में ऑप्टिमाइज करने में, और उनके कारण जो उनके हेल्थ में इफेक्ट्स आ चुके होते हैं उनका रिवर्समेंट होना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो पेशेंट को समझाया जाता है कि इस चीज़ के क्या नुकसान हैं और उनको काउंसलिंग की जाती है हर बार। लेकिन फिर भी मतलब जो एक 100% रिजल्ट मिल सकते हैं वो एक अल्कोहलिक और स्मोकर में वो उतने नहीं मिल पाते हैं। सर एक चीज होती है, लोकल डिसीज भी होता है कुछ, है ना, इस रीजन पे ऐसा कुछ बीमारीज होती हैं। तो आपने जब इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया तो क्या लगा आपको कि कौन कौन सी डिजीज यहाँ पे हैं जिनको सेव किया जा सकता है, बचा जा सकता है? लोकल सर इंडिया में ही ऐसा है कि कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और कुछ वेदर यहाँ पे सीजन चेंज होता है उसके कारण प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ पानी की उसके कारण होता है कम्युनिकेबल डिजीज की, पानी का लेवल नहीं मेंटेन होता है अच्छे से। तो पानी की हाइजीन नहीं होती है या उसकी अच्छे से डिकंटेमिनेशन नहीं हुई होती है, पानी को उबाल के नहीं पिया गया होता, तो उसके कारण कई पेशेंट में टाइफाइड वगैरह की अदर मल्टीपल इश्यूज आ जाते हैं। तो एरिया स्पेसिफिक या कम्युनिटी स्पेसिफिक बहुत सी डिजीज होती हैं जो कि इंडिया में हर जगह ही कॉमन है। बाय गॉड ग्रेस हिमाचल एक ऐसा पीसफुल प्लेस है, यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है, एयर अच्छी है कि यहाँ पे बहुत सी डिजीज कम है। अगर आप मेट्रो सिटी से कंपेयर करें तो वहाँ सांस की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी की, दमा की, अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। लेकिन हिमाचल के लोगों का लाइफस्टाइल और उसके कारण खाना पीना अच्छा होने के कारण, वेदर अच्छा होने के कारण यहाँ पे ये इंसिडेंसेस कम है। बट स्टिल धीरे धीरे फिर भी हमारे जो खान पीन है और जो हमारा लाइफस्टाइल है जो कि सेडेंटरी होता जा रहा है, जिसमें हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, तो ये डिजीज धीरे धीरे प्रेवलेंट हो रही हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा जो कि एक समस्या है। बट इसके लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं अच्छे से, उनको एक अच्छी डाइट चार्ट देते हैं, उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट्स हम देते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन देते हैं, जिससे काफ़ी इफेक्ट्स आते हैं अच्छे अच्छे। बट फिर भी कुछ डिजीज हैं जो कि प्रिवेंट हो सकती हैं अगर टाइमली उन पे कुछ इंटरवेंशन करी जाए। सर कई बार होता है कि मुझे पता है कि मेरा 2 महीने बाद 3 महीने बाद ऑपरेशन होना है, तो प्री ऑपरेशन मतलब कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा जा सकता है? सर देखिए, जो इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं जो कि प्लान वे में की होती हैं, तो उसमें यही होता है कि आप अपना खान पीन अच्छे से रखें। जो आपको एक मेडिसिन डॉक्टर ने एक दी है किसी चीज़ के लिए, वो आप उसको टाइमली लें। आप अगर कोई आप में हैबिट्स है तो वो अल्कोहल और स्मोकिंग की आप उसको बंद करें। आपका लाइफस्टाइल अगर सेडेंटरी, आपको वेट लॉस के लिए बोला गया है तो आप उसको उस प्रैक्टिस को फॉलो करें। और बस अपना खान पीन ठीक रखें, पानी अच्छे से पिएं, हेल्थ का अच्छा करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। तो जो भी पेशेंट मतलब जितना फिट होगा उतना ही उसकी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस कम होते हैं। तो पोस्ट में जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद किस चीज को ध्यान रखना चाहिए? सर ये हर सर्जरी से हर उसका ये होता है कि वो सर्जरी किस विधि द्वारा की गई है, दूरबीन विधि द्वारा की गई, ओपन सर्जरी की गई है, कोई उसके स्पाइन की सर्जरी के लिए, ब्रेन की सर्जरी, आइज की सर्जरी की गई है। तो हर सर्जरीज की एक जो पोस्ट ऑप चेकलिस्ट होती है वो हर पेशेंट को दी जाती है कि इस सर्जरी में आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। खाने पीने का क्या ख्याल रखना है, आपने दवाइयाँ का क्या ख्याल रखना है, फॉलोअप जो है वो टाइम टू टाइम डॉक्टर से करवाते रहना। तो किसी भी तरह की सर्जरी कहीं भी हमारे हॉस्पिटल में भी हो, किसी और में भी हो, तो हर पेशेंट स्पेसिफिक जो है उसको एक चेकलिस्ट जो है डिस्चार्ज टाइम पे दी जाती है। और वही पेशेंट अगर फॉलो करता रहेगा तो दोबारा उसके रिकरेंस होने के या कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। सर एक और चीज आती है, जैसे कि आप मतलब आप देख रहे हैं, हॉस्पिटल देख रहे हैं, साथ में बिजनेस को भी रन, क्योंकि दोनों में डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है, डिफरेंट इमोशंस चाहिए होते हैं, तो वो मैं कैसे मैनेज करते हैं? देखिए सर, ये हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस जो है और दो चीज़ों को इकट्ठे हैंडल करना हमेशा डिफिकल्ट होता है हर किसी के लिए। हेल्थ वाइज तो ये है कि हम पेशेंट को शुरू से हम इस लाइन के हैं, मेडिकल लाइन के हैं, तो उसमें तो हमें इश्यूज नहीं आते हैं।
बिजनेस ऐसा है कि हमारे लिए एक फर्स्ट स्टार्टअप है, हमने एक शुरुआत करी है इसको। तो मल्टीपल लेवल्स पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, स्टाफ लेवल पे हमें काफ़ी चीज़ों से जूझना पड़ता है, कुछ चीज़ों को वो करना है, लेकिन कुछ हमारी टीम के लोगों को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करी होती हैं, जो कि अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो बस हम उनके साथ एक डेली एक मीटिंग्स ले लेते हैं, जिसमें हम सारा फॉलो अप और फीडबैक ले लेते हैं। तो उससे काफ़ी इजी और स्मूथ हो जाती है चीज़ें। बाकी कहीं पे भी जहाँ दो से ज़्यादा लोग हों, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इश्यूज या वो आते रहते हैं, तो उनको हम टाइमली टाइमली इंटरवीन करते हैं। बट फिर भी एक लर्निंग प्रोसेस होता है, इसमें डे बाय डे आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं और अपनी गलतियों से सीख रहे होते हैं और फ्यूचर में एक अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो इसका एक बैलेंस सर बना के रखना बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरह का हो आपको। तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन हम फिर भी धीरे धीरे उनसे कोप अप करने की कोशिश करते हैं। अभी आपके पास क्या क्या सर्विसेज हैं जो कोई सोचे कि यार मेरे को शाहपुर में या फिर यहाँ पर जाना है, मैं हॉस्पिटल देखना हो तो वहाँ पे मेरे को ये चीज़ हो जाएगा। सर ये हमारा हॉस्पिटल जो है, ये 50 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे हमारे पास अगर मोडेलिटीज की बात करें तो अल्ट्रासाउंड है हमारे पास, 3D 4D डिजिटल एक्सरे है हमारे पास, लैब हमारी 24/7 ओपन रहती है, हमारी जो फार्मेसी है वो 24/7 ओपन है, और इमरजेंसी हमारी 24/7 ओपन रहती है, और हमारा NICU फुल्ली इक्विप्ड है, ICU हमारा फुल्ली इक्विप्ड है, ऑपरेशन थिएटर हमारा फुल्ली इक्विप्ड है, लेबर रूम हमारा इक्विप्ड है, डायलिसिस हमारे यहाँ 24/7 अवेलेबल है। और किसी भी पेशेंट को जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम या किसी भी तरह की इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट हो, तो सारी फैसिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं। और डॉक्टर्स की बात करें तो हमारे पास सभी स्पेशलिटी के डॉक्टर अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, और जो नहीं है वो हमारे पास सुपर स्पेशलिटी के विजिटिंग हमारे पास कोई एक वीकली या ट्वाइस वीकली हमारे पास विजिट करते हैं। तो जो भी पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे नंबर से करके पूछताछ करके वो विजिट कर सकते हैं। तो पूरी सब स्पेशलिटी की डॉक्टर की टीम हमारे पास है अवेलेबल। अ, सबसे बड़ी बात आती है हॉस्पिटल का, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करते हैं तो बहुत महंगा होगा, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए सर, हर एक सेटअप की हमेशा एक कॉस्ट रहती है, एक सर्विसेज की भी कॉस्ट रहती है। तो ये होता है कि इसका एक बैलेंस बना के रखना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि हमारी जो एक टैगलाइन थी वो यही थी कि हम अफोर्डेबल रखें अपने प्राइसेस को। तो अभी तक जितने भी पेशेंट्स हमसे यहाँ ट्रीटमेंट करवा के गए हैं, उनको उन्होंने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है हमें कि आपकी सर्विसेज जो थी वो काफ़ी अच्छी लगी और अफोर्डेबल प्राइस पे थी। जो एक मार्जिन मनी होती है वो हमने बहुत ही कम रखा हुआ है। हमारा उद्देश्य जो है वो हिमाचल के लोगों की सेवा करना है, और उसी मोटो से हमने ये हॉस्पिटल की शुरुआत करी है। तो एक बेसिक जो एक कॉस्ट रहती है हर सर्विस की, फैसिलिटी की, मोडेलिटी की, वो जोड़ने के बाद और केयर पेशेंट को दे के मार्जिन बहुत कम रख के हमने यहाँ पे वो किया है ट्रीटमेंट हर एक का। तो जो पैकेजेस हैं हमारे काफ़ी नॉमिनल, काफ़ी अफोर्डेबल हैं। किसी भी पेशेंट को कोई सर्जरी के लिए कहीं सलाह दी गई हो तो सेकंड ओपिनियन के लिए हमारे पास आके पूछ सकता है कि हमारे प्राइसिंग उसको अफोर्डेबल लगेंगे। कोई डायलिसिस पेशेंट कहीं इधर उधर करवा रहे हों, कोई ICU पेशेंट कहीं करवा रहा हो, उसका डेली एक्सपेंडिचर 50,000 लाख तक बन जाता है, तो हमारे यहाँ बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे हर फैसिलिटी जो है हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सर एक और चीज़ आती है कि मान लीजिए मेट्रो सिटी में किसी ने बताया कि ऑपरेशन होना है आपका, राइट, लेकिन वो चाहता है कि यार मेरा ऑपरेशन हो, उसका रेस्ट भी होता है कई बार, तो मैं हिमाचल में शिफ्ट होता हूँ, है ना? तो वो वाली सर्विसेज भी आपके पास अवेलेबल है सपोज, कौन सी मतलब मान लीजिए कोई मेट्रो में है या बाहर सिटी में किसी लुधियाना में, जलंधर में ऑपरेशन उसमें वहां भी कराना हाँ जी, है ना? तो क्यों ना मैं हिमाचल में कराऊँ, सेफ जगह में कराऊँ, बिल्कुल। है ना? और अच्छा माहौल है, सांस अच्छी आएगी, मैंने रहना है, बेड रेस्ट में वो ठीक नहीं, तो वैसा कुछ भी आपके पास अवेलेबल है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, हमारे पास पेशेंट जो है हमारे नंबर पे कॉल करके वो हमसे, मैं वही कह रहा हूँ, सेकंड ओपिनियन हमसे ले सकते हैं। किसी को सर्जरी एडवाइस की गई है, वो किसी भी तरह की है, बच्चेदानी की है, पित्त की पथरी की है, गुर्दे की पथरी की है, जब कोई ब्रेस्ट की सर्जरी है, ऑर्थो की कोई ट्रॉमा की सर्जरी है, या जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी है, किसी भी तरह की उसको अगर सर्जरी एडवाइस की गई है तो वो सेकंड ओपिनियन हमारे से ले सकता है। अपने जो उनके डाउट्स हैं वो हमसे क्लियर कर सकते हैं, यहाँ विजिट कर सकते हैं, हमारे यहाँ की सर्विसेज को, हमारे यहाँ सेटअप को देख सकते हैं, हमारे डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो जो भी एक नॉमिनल प्राइस होगा उसका, उसमें हम उनकी जांच करके उनको एक बेस्ट पैकेज देते हैं। तो पेशेंट यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है बिल्कुल हाईवे के ऊपर है, कहीं ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी ईजिली अप्रोचेबल है। और हमारे 24/7 ओपन है, कभी भी आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमारे यहाँ की लोकेशन ले सकते हैं, हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं, और हमेशा हमारे से सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। सर अभी
आपका कैंप का कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो चीज़ पूछना चाहूँगा। बिल्कुल सर, जब से हमने शुरुआत करी है हमने काफ़ी आउटरीच कैंप जो है हमने ऑर्गेनाइज करे हैं। अभी तक 10 से ज़्यादा जो हैं आसपास की ग्राम पंचायतों में या किसी अ, अच्छे परिसर में या आसपास के नियर बाय गुड लोकेशन पे हमने वो कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। तो काफ़ी लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है हमें अभी तक, और लोगों ने काफ़ी हमें इस चीज़ में प्रोत्साहन भी दिया है और हमें सपोर्ट भी करी है। हर कैंप में हमने 200 से प्लस पेशेंट को हमने इलाज किया, वहाँ पे मुफ्त दवाइयाँ दी हैं, मुफ्त टेस्ट किए हैं उनके। ये जो है हमारी कैंप की हम आगे भी जारी रखेंगे जब तक कि अ, हम हर एक घर तक अब पहुँच नहीं जाते, तब तक हम अपने इस कैंप को है लगातार ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। तो नेक्स्ट कुछ आने वाले कैंप हो तो वहाँ के लोग अगर देख रहे हो तो अवेयर हो जाएँ थोड़े से कि हाँ, डॉक्टर साहब आने वाले हैं, उनसे हम सलाह ले सकते हैं। सब ये एरिया सर में। आने वाले शनिवार को 31 तारीख को हम अपना कैंप जो है लंज पंचायत में, जो कि ये हाथ चक्कियाँ से आगे नगरोटा सोरियां ब्लॉक में ज्वाली डिस्ट्रिक्ट है ना, ज्वाली तहसील के अंदर पड़ता है, तो वहाँ पे ये कैंप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके अलावा इसके बाद हम त्रिलोकपुर सोदा वाली बेल्ट में वहाँ पे भी कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर धर्मशाला कांगड़ा एरिया में भी हम अपने आउटरीच कैंप जो है आने वाले समय में करेंगे। जो हमारा हॉस्पिटल का सोशल मीडिया पेज है, लोग वहाँ फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंप की जानकारी हम हमेशा वहाँ पे 3-4 दिन पहले उस माध्यम से लोगों तक पहुँचा देते हैं, ताकि वहाँ पे लोग उस सुविधा का उपलब्ध लाभ उठा सकते हैं। हाँ, और क्या चीज़ें लगती हैं जो मिथ्स होते हैं लोगों के पास, वो किस तरह का मिथ आपसे मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए पेशेंट? सर मेडिकल लाइन में तो बहुत सारे मिथ हैं, क्योंकि लोग कई बार हेजिटेट करते हैं हॉस्पिटल जाने से, डॉक्टर से बात करने से, और कि ये सर्जरी कैसे होगी। कुछ लोगों को जानबूझ के सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बताई जाती है कि अभी आप ऑपरेशन करवा लीजिए, नहीं तो कल तक पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कहीं भी आपको सलाह दी जाती है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल नंबर मौजूद हैं, आप कहीं पे भी जहाँ एक हॉस्पिटल जो कि मेडिकल लोग चला रहे हों, और वो अगर इस चीज़ से उनसे सलाह ली जाए, वो आपको बेस्ट सलाह देंगे कि इस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है भी है कि नहीं। कुछ चीज़ें मेडिकली मैनेज भी हो जाती हैं, हर सर्जरी हर चीज़ का हल नहीं होता। तो मिथ्स लोगों के बहुत होते हैं कि मुझे पित्त में पथरी हो गई है तो आज सर्जरी नहीं कराई तो कल पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अपेंडिक्स का ऑपरेशन अगर आज निकल गया, शाम तक नहीं करवाया, तो पता नहीं ये फट जाएगा, क्या होगा। तो ये डॉक्टर से आप अपनी स्कैन की रिपोर्ट, अपनी ब्लड की रिपोर्ट, अपनी कॉम्प्लिकेशन जो है वो आप मिल के डिस्कस करके कर सकते हैं। पेशेंट जैसे आईसीयू में होता है तो पता नहीं क्या अब बचेगा नहीं बचेगा, वेंटिलेटर पे है तो उनका क्या होगा, डायलिसिस जो है ये कितनी देर तक चल सकता है, कब तक बंद होगा। तो हर एक मिथ लोगों के, हर पेशेंट का, हर लोगों के अपने अपने हिसाब से जो उनकी एक सोच होती है, जो उनकी अपब्रिंगिंग होती है, जो उसका माहौल होता है आसपास का, उस हिसाब से उन्होंने एक माइंड में एक फिक्स कर दिया होता है कि ये ऐसे होता है ऐसे होता है। तो बेटर ये है कि हमारा हमारा यहाँ हेल्थ एजुकेशन का भी हम एक करते हैं कि जो भी पेशेंट आता है हम उसको उसकी पिक्स दिखा बताते हैं कि एक्चुअली में ये प्रोसीजर क्या हुआ, आपको प्रॉब्लम क्या हुई है, और इसकी सर्जरी जो हम किस विधि द्वारा करेंगे। हम उनको एजुकेट भी करते हैं इसके बारे में, ताकि उनकी जो है हेल्थ की समझ भी अच्छे से बने, और उनको वो कल को किसी और लोगों को भी बताएं भी ये प्रॉब्लम जो होती है। तो अगर आप डॉक्टर साहब से समझेंगे तो बहुत आसानी से आपकी आपकी भाषा में आपको समझा दिया जाएगा, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हेल्पलाइन एक ऐसी है कि इसमें बहुत से पुराने रिचुअल्स नॉर्म्स बने हुए हैं जो कि तोड़ने बहुत आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे हम सजेशन लें, उनसे हम डिस्कस करें, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व हो सकती हैं। सर कोविड के बाद आपको क्या डिफरेंस लगा मतलब? देखिए सर, कोविड एक पैंडेमिक था जो कि हमारी जनरेशन ने फेस किया है, और इसमें लोगों को पता लगा कि कुछ बीमारियां जो हैं वो इस तरीके से भी फैल सकती हैं कि वो पूरे विश्व भर में एक साथ में ही सब जगह आ सकती हैं। लोगों ने थोड़ी हाइजीन जो है इम्प्रूव रखी है, उसके बाद अपनी जैसे मास्क का कल्चर आ गया था, उसके बाद अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू किया। उनको कुछ कम्युनिकेबल डिजीज का पता लगा, आईसीयू क्या होता है, वेंटिलेटर क्या होते हैं, दवाइयाँ क्या होती हैं, डॉक्टर्स का क्या क्या योगदान होता है, किस डॉक्टर का, वो काफ़ी पता लगा है। बाकी धीरे धीरे देखिए हेल्थ में डेली कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन होती रहती है, कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है। कोविड के बाद इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस किया गया है, गवर्नमेंट ने भी इस पे थोड़ा फोकस किया है। हॉस्पिटल्स को वेल इक्विप्ड किया गया है, इनकी सर्विसेज को काफ़ी मॉडिफाई किया गया है, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं,
तो जो भी हमारे पिटफॉल थे, शॉर्ट कमिंग्स थी, वो गवर्नमेंट ने भी, हॉस्पिटल ने भी उसको ऑपरेट किया है। तो काफ़ी मतलब लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ी है और हमारी मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी अपग्रेड हुई हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो हॉस्पिटल और सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो उससे सामना करने के लिए वेल इक्विप्ड होनी चाहिए। तो इस पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है इसके बाद। सर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी ह्यूमन को रिप्लेस कर सकती है? देखिए सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका आजकल काफ़ी नाम चल रहा है, ये हमेशा आपको एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम आएगी। ये कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी ह्यूमन जजमेंट को या ह्यूमन एक्सपीरियंस को या ह्यूमन टच को। ये सिर्फ आपके डिसीजन को सपोर्ट कर सकते हैं या आपकी हेल्प कर सकते हैं। मल्टीपल चीज़ों में आपको कैलकुलेशन में आपको ज़रूरत होती है, तो एआई जो है वो आपकी डिसीजन मेकिंग को जो है वो ईज़ी कर सकता है, हैसन कर सकता है। लेकिन इसको कभी भी फुली ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन जो है वो टच वो पेशेंट चाहता है हर बार। वो हेल्थ केयर में तो यही है कि जब तक आप पेशेंट से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उससे बातें नहीं करेंगे, उसको टच नहीं करेंगे, उसको एग्जामिन नहीं करेंगे, तब तक वो पेशेंट कंफर्ट नहीं फील करता। तो बीमारी सिर्फ मशीन नहीं ठीक करती है, डॉक्टर्स ठीक करते हैं। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा आपकी सपोर्ट करेगी, हमेशा आपकी हेल्प करेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग को परफेक्ट करेगी। लेकिन ये इसको एज ए हेल्पिंग गैजेट्स के तौर पे लिया जाना चाहिए। सर आपका आगे का विजन क्या है? किस तरह का आप देखते हैं? सर देखिए, हमने हेल्थ केयर में एक हॉस्पिटल में हमने शुरुआत करी है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। इसके अलावा हम डायग्नोस्टिक में भी धीरे धीरे सेंटर्स ओपन करने का सोच रहे हैं। आसपास जो अंडर प्रिविलेज एरिया हैं जहाँ पे लोगों को सुविधा उपलब्ध नहीं है, देखिए सिटीज़ में ये चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ गाँव में, डिस्टेंस एरिया में, टाउन्स में ये फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं है, लैब नहीं है वहाँ पे, फार्मेसी नहीं है, एक्सरे की सुविधा नहीं है, डॉक्टर्स नहीं मिल पाते कहीं भी। तो हम चाहते हैं कि जो डिस्टेंट टाउन्स हैं जहाँ पे लोगों को बिल्कुल ही हेल्थ सुविधा उपलब्ध नहीं है, हम उन एरिया में कुछ अपने फीडिंग सेंटर टाइप को ओपन करने का सोच रहे हैं, ताकि वो जो है वहाँ के लोगों को सुविधा हो, और इन केस वहाँ के कुछ उनको आगे फर्दर ज़रूरत है हॉस्पिटल के इलाज के लिए, तो हम अपनी एम्बुलेंस वहाँ तक पहुँचा सकें और पेशेंट को यहाँ पे ला सकें। तो धीरे धीरे हम हिमाचल के लोगों के लिए आने वाले 2-3 सालों में हम काफ़ी डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन करने का प्लान है हमारा, और अगर अच्छा सपोर्ट रहा तो हम हॉस्पिटल भी दूसरे ओपन करते हैं। सर मैसेज आपका लास्ट में कुछ ऐसा? हम तो यही कहेंगे सर कि हेल्थ के लिए लोगों के काफ़ी मिथ्स हैं, काफ़ी लोग के पास ऑप्शन नहीं होती, लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनको बीमारी बताई जाती है। तो वो घबराएं ना, वो अच्छी जगह जाएं, लोगों से मिलें, आप हॉस्पिटल विजिट करें, कहीं भी जाएं, इलाज अपना हमेशा अच्छी जगह पे करवाएं जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो, जहाँ पे आपको डॉक्टर पे ट्रस्ट हो, जहाँ पे आपको साफ सफाई का ध्यान रखा जाता हो, जहाँ पे आपके साथ एक पर्सनल टच दिया जाए, आपको एक आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो अच्छे से बता सकें, तो ताकि आपको एक अनकंफर्टेबल ना लगे, आपको एक माहौल अच्छा मिले वहाँ का। तो कहीं भी हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको हमेशा इग्नोर किया जाता है, लोग बाकी कामों में भागे रहते हैं लेकिन हेल्थ हमेशा इग्नोर करते हैं, तो अपनी हेल्थ पे फोकस दें। लेकिन अगर हेल्थ में भी प्रॉब्लम आती है तो अच्छी जगह और सही जगह चुनें जहाँ पे आपका सही तरीके से इलाज हो सके। और पल्स मेडिसिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसके लिए आपके लिए हमेशा तैयार है। किसी भी तरह की इमरजेंसी हो तो आप कभी भी हमें विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पे हर सुविधा का उपलब्ध जो है किफ़ायती दामों पे ले सकते हैं। थैंक यू।